एक्चुअली संदीप सिंह मेरे पास ये मूवी लेके आए थे एज एन एक्टर, और धीरे धीरे ऐसा इत्तेफाक होता गया। शायद सावरकर जी की उनकी खुद की आत्मा मुझे बोल रही थी कि और काम कर इस पे, और काम कर, और काम कर। तो 2 साल से मैंने सिर्फ इस फिल्म पे और सावरकर जी की एक छवि और उनके बारे में जो उटपटांग बातें लोग बोलते हैं जी, उसको एक सच्चाई के तौर पे पेश करने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। मैं तो अपने शॉट लेने ही भूल जाता था। मैं डायरेक्ट जब कर रहा था तो बाकियों के शॉट लेके चलो लेट्स मूव ऑन, बोलते सर आपका तो शॉट लिया ही नहीं। सर शिट, अभी मेरा भी लेना पड़ेगा। बट इट वाज टफ बट इट वाज फन। परफेक्ट। पहला सवाल यही है सबके मन में, व्हाई सावरकर? सावरकर ही क्यों? मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई नॉट सावरकर? व्हाई नॉट सावरकर? सावरकर जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पता नहीं क्यों इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद, मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे ही ये पिक्चर क्यों बनानी पड़ी, किसी ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी अभी 1980 के दशक में गांधी जी के ऊपर पिक्चर बनी थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी। सरदार पटेल जी के ऊपर 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। मैं खुद रंगरसिया कर चुका हूं, सरबजीत कर चुका हूं, चार्ल्स सोबराज प्ले कर चुका हूं। पर जब सावरकर जी की फिल्म के बारे में बात आती है तो लोग पूछते हैं क्यों? इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? फिल्में एक ऐसे जरिया होती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और कुछ शक्तियां थीं आजादी से पहले अंग्रेज और आजादी के बाद कुछ और शक्तियां थीं जिन्होंने उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका कंट्रीब्यूशन बाहर उभर के नहीं आने दिया। पर समय आ गया है सबको बताने का, सबको दिखाने का कि सावरकर जी का इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका महत्व इस देश के लिए क्या है। इसी से जुड़ा एक सवाल आएगा कि सावरकर क्या थे और क्या नहीं थे। फिल्म करने के दौरान आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे और जब आप उस रोल को जी रहे होंगे, उस किरदार को जी रहे होंगे। तो सावरकर क्या थे और क्या नहीं थे, अगर इसको संक्षेप में बताना रहे तो क्या कहेंगे आप? सावरकर वीर थे, ब्रेव थे। सावरकर जी कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे। यही मैंने जब मैंने एज ए बतौर एक्टर उनके बारे में स्टडी किया तो साम दाम दंड भेद लगाने वाले एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जायंट थे, जिन्होंने हजारों कविताएं, नाटक, कविताएं उन्होंने जेल में रह के लिखी। वो दीवारों पे कविताएं लिखते थे और उसको याद कर लेते थे, और वो वेट करते थे कि कब कोई गलती हो जाए और जेलर आके दीवारों को फिर पेंट से पोत दे ताकि मेरे लिए स्लेट क्लीन हो जाए और मैं और कहानियां और कविताएं लिखूं। सागरा प्राण तड़मड़ला। सबसे चैलेंजिंग क्या था फिल्म के दौरान, पूरी जर्नी, शूटिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान? सबसे चैलेंजिंग कौन सा एक ऐसा मोमेंट था या पार्ट था आपके लिए वीर सावरकर के इस किरदार को निभाते वक्त? सबसे पहले तो जब मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने ज्यादातर अंग्रेजी की किताबें निकाली, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें निकाली, और मैं बहुत अचंभित रहा कि हर एक किताब में सशस्त्र क्रांति को सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के कि ये लोग थे, इन्होंने भी किया, पर कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ब्रश्ड अंडर द कार्पेट होगा। मैं खुद भी स्कूल में जब पढ़ता था तो हमने सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़ाया गया था। हमें काला पानी के बारे में नहीं पढ़ाया गया था, हमें बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पढ़ाई गई थी, और हमें यही बताया गया था कि कुछ 2-3 लोगों ने ही आजादी ले ली, बाकी तो सब पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल था। फिर उनके बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये उनके बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया।
और मैं अचंभित रह गया कि इतना कुछ उन्होंने किया और इतनी मूवमेंट्स चली थी कि हमें सिर्फ एक ही डोर से बांध दिया कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। अरे भाई, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। ये वाला पार्ट सर्कुलेट होगा, सो आप रेडी हो उसके लिए, राइट? ठीक है, क्योंकि इसी से वापस सारे क्वेश्चंस इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो उससे सवाल बन के आ रहे हैं कि इनके बारे में, वीर सावरकर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उससे कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है और उनसे उनकी आइडियोलॉजी को जोड़ के देखा जाता है। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ उस कंट्रोवर्सी को भी ओढ़ने के लिए या उससे जुड़ने के लिए, और वो आइडियोलॉजी से भी आप कनेक्ट करते हैं क्या? जी बिल्कुल करता हूं। उनके सवाल क्या था एग्जैक्टली आपका यार? कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को इस किरदार के लिए, इस रोल के लिए, तो आपको ये अंदाजा था कि कंट्रोवर्सी? मुझे ये अंदाजा था, बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये पिक्चर मत करो। मेरे शुभचिंतक थे, तो मैं भी थोड़ा सावरकर जी जैसा ही हूं, अड़ गए तो अड़ गए। तो बहुत इसमें हुआ ही, पहले तो रिसर्च मटेरियल नहीं था। सावरकर जी की बहुत सारी उनके अपने लेख और उनके ऊपर जो लेख थे वो मराठी में थे, जो कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैंने कोशिश बहुत की, फिर मैंने बहुत सारी अंग्रेजी हिंदी की किताबें पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, ये पढ़े, तो मुझे बहुत डीप रिसर्च करना पड़ा। वो ऊपर से मुझे नहीं मिला जो आप विकिपीडिया पेज पे जाके एकदम से देख लेते हैं, वो सब नहीं था। वो क्यों नहीं था? वो काफी अब ठीक हो रहा है, काफी सारी उनके ऊपर किताबें आ रही हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे अक्सर आजकल देखने लगा हूं कि सावरकर जी की किताबें वहां पे मिलने लगी हैं। तो देश बदल रहा है और देश की सोच बदल रही है और हम अपने भूले हुए हीरोज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर कोई नया पर्सपेक्टिव खुला, कोई ऐसी चीज जो आपने रिसर्च के दौरान देखी, जो आपने अभी जानी हो कि ये अच्छा स्वतंत्रता संग्राम में ये भी हुआ था, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? ऐसी बहुत सी चीजें थी। सबसे बड़ी चीज तो मुझे पता चली कि 1946 में 1946 में बॉम्बे डॉक पे बगावत हुई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी, बॉम्बे पुलिस ने म्यूटनी की थी और 20,000 पर्सनल उस म्यूटनी में शामिल थे। और तब जाके अंग्रेजों ने ये माना था, ये क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि नाउ दे आर एन आर्म्ड नेशन, वी कैनॉट एंगेज देम इन टॉक्स एनीमोर बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द आजाद हिंद फौज। और जितने भी लोग हमारे जो शस्त्र की शिक्षा लेके फौज से जो वापस आ रहे थे, वो सब अंग्रेजों का राज मानने को तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों को के कॉफिन में लास्ट नेल 1946 की वो बॉम्बे डॉक म्यूटनी थी, जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। किसी ने पढ़ा था क्या? 1946 में बॉम्बे डॉक में बगावत हुई थी, किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता था। ऐसी बहुत सी चीजें निकल के आई और ये सिद्ध हो मेरे लिए ये सिद्ध हो गया कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली थी, अहिंसा का भी योगदान था। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, ना हम फिल्म में कर रहे हैं और ना ही हम यहां कर रहे हैं। पर सावरकर जी का जो योगदान था वो क्या था, उसको हमने थोड़ा और डिटेल में दिखाया है। थैंक यू रणदीप, थैंक यू वेरी मच। मैं स्टेज पे फिल्म के प्रोड्यूसर, थैंक यू एंड वेलकम। और एक बार फिल्म प्रोड्यूस करने के पीछे क्या थॉट था, संदीप अगर आप आंसर करना चाहें, क्या मेन कारण था, पहला जरिया क्या था? क्योंकि जो किरदार निभाता है उसके लिए एक अलग एंगल होता है। नहीं, जब मैंने सोचा कि फिल्में बनानी है तभी मैंने सोच लिया था, इसलिए मेरी कंपनी का नाम लेजेंड स्टूडियो है और वो यही फिल्में बनाएगी और बनाती रही है जो लेजेंडरी फिगर्स हैं। तो चाहे इसके पहले वो अलीगढ़ हो या सरबजीत हो या झुंड हो या पीएम मोदी हो या अटल जी पर फिल्म हो या सफ़ेद हो और अब सावरकर। पर सावरकर 2018 से मैं सोच रहा था, पर जिससे भी मैं पूछता था कि मुझे ये फिल्म बनानी है तो वो लोग बोलते थे बेटा मरोगे तुम कोई साथ नहीं देगा। और ये बात सच थी
कि 2018 से लेके 2021 तक ना मुझे फाइनेंसर मिलते थे, ना स्टूडियो, लिखने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते थे ये फिल्म, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय था और वो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है माइंड में सावरकर जी के बारे में, जो कि बिल्कुल गलत था और गलत रहेगा। और अब शायद इस फिल्म के जरिए काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2021 में मुझे याद है वो दिन बहुत ही स्पेशल दिन है, 15 अगस्त का दिन था जब मैंने रणदीप हुडा को मैसेज भेजा। और 16 अगस्त से मेरे पास जो चीज़ें सावरकर जी के बारे में हमें नहीं पता थी वो रणदीप ने भेजना शुरू कर दिया था। और उसी ज़रिए फिर रणदीप ने लिखना भी शुरू किया फिल्म को, उसके बाद डायरेक्शन भी किया, उसके बाद सब कुछ किया। मतलब रणदीप यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन रणदीप दिन भर अब एक ब्लैक स्टूडियो में बैठे थे, कभी DI में, कभी साउंड में, कभी बैकग्राउंड में, कभी डबिंग में। बट एक बात मैं आज कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर ये रोल कभी नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती। तो ये फिल्म बनने का सबसे बड़ा कारण ही रणदीप हुडा है, क्योंकि रणदीप हुडा ने जब हाँ कहा तब हमें पहला पैसा मिलना शुरू हुआ और ये फिल्म बनी। सो थैंक यू रणदीप, गॉड ब्लेस। आपने फिल्म में बोला है कि भी अहिंसा से नहीं, हिंसा से भी मतलब आजादी मिलती है। तो आजादी मिली है, हिंसा का भी उसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन। देखिए, हिंसा अपने आप में एक अलग लफ्ज है और किसी आर्म्ड रेवोल्यूशन एक अलग लफ्ज है। तो किस तरीके की हिंसा जो है कि मतलब इसमें जो करी गई है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो थोड़ा डिफाइन का आपने स्टडी करी? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई थी कि मैंने भी स्कूल में पढ़ा था कि 1857 म्यूटनी के बारे में, सिपॉय म्यूटनी, जिसको सिपॉय म्यूटनी कहते थे। तो सावरकर जी ने जब वो लंदन में थे, लाइब्रेरी में बहुत रिसर्च करके उन्होंने पूरा नजरिया ही बदल दिया था कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें शस्त्रों के साथ अंग्रेजों पे हमला किया गया था। अंग्रेज सरकार हिल गई थी। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के ब्रिटिश क्राउन ने वो इंडिया की लगाम संभाल ली थी और पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था। फिर 1870 के दशक में वासुदेव फाळके जैसे लोगों ने शस्त्र उठाने फिर से शुरू किए, फिर चापेकर बंधु, फिर उनसे इंस्पायर होके आए सावरकर। और सावरकर जी ने जब ये किताब लिखी, तो उस किताब से वो किताब पूरे देश में फैली और उस किताब से आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सबको एक नई वो मिली कि अगर हम इकट्ठे होकर एक सशस्त्र क्रांति करते हैं तो ये अंग्रेज तो बहुत थोड़े से हैं, इनको तो कभी भी मार के भगा सकते हैं। तो ये उपलब्धि सशस्त्र क्रांति की थी, जिसका साथ नहीं दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में एक अहिंसावादी सोच भी पैदा हुई, जिससे कि नेगोशिएशन करते करते बहुत साल गुजर गए। अगर सशस्त्र क्रांति होती तो शायद, अगर उसका साथ दिया जाता तो शायद जल्दी मिल जाती। 2024 साल आपने बोला कि जवाब देने का वक्त है, लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ सोच रहे हैं या कुछ ऐसा मन? बढ़िया सवाल है, इसे ध्यान से रिकॉर्ड करिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, पिक्चर के बारे में सवाल पूछिए।